गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यूनिसेफ के 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण से लगभग 80 लाख लोगों की मौतें हुई है और भारत में, जी हाँ दोस्तों, केवल भारत में 21 लाख लोगों की मौतें हुई है। ये दिखाता है कि यह संकट अब कितना गहरा होता जा रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है एमसीएल के पास। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में अधिक विस्तार से आज के इस सेशन से, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 45। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एनकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांवों में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है।
चलिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। लक्ष्य, विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, आम और खास यानी कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर कुछ अंतर है तो बस उस थोड़े से ज्यादा प्रयास का ही अंतर है। दोस्तों यही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको आम से खास बना देते हैं, लेकिन इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए चाहिए पेशेंस और परसिस्टेंस, और ये दोनों ही गुण हमें देखने मिलते हैं हमारे आने वाले स्पीकर में। तो चलिए आमंत्रित करते हैं नन अदर देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज तक हमने सुना है कि पेड़ जो है उनको हम पानी देते हैं जिससे वो फिर ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे पेड़ की है कि जो पानी लेता नहीं है बल्कि पानी हमें दे सकता है। और एक ऐसे आदिवासी जमात भारतीय, एक ऐसी आदिवासी ट्राइब जिसने ये आविष्कार किया, रीडिस्कवर किया, जो कि उन्हें ऑलरेडी पता था लेकिन शायद हमें नहीं पता था। तो आज की जो कहानी है वो है इंडियन लॉरेल ट्री और इसको डिस्कवर करने वाली कोंडा रेड्डी ट्राइब्स। अभी ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब्स है ये हमें अपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों स्टेट में दिखेगी, और ये कोंडा रेड्डी ट्राइब स्पेसिफिकली जो है वो गोदावरी जो बेसिन है उसके आजू बाजू रहती है, एंड स्पेसिफिकल पापी कोंडा नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, ये वहां पे रहते हैं। और यहाँ पे इनका जो रहने का तरीका है एकदम सिंपल है। जो वो फॉरेस्ट में जाते हैं वहां से उनको जो चीजें मिलती है, फॉर एग्जांपल बाम्बू से वो अच्छी चीजें बनाते हैं और वो बाजार में बेचते हैं, और वैसे ही वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। एक बार जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क है, वहां पे कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, जो कि अभी तो रेनी सीजन शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले जो एकदम हीट थी, स्कॉर्चिंग हीट थी, वहां पे जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और ये आदिवासी जो है कुछ काम कर रहे थे तब उनके पास में पानी ही नहीं था। जब इनके पास में पानी नहीं था तब ये जो आदिवासी है इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल को बोला कि ये जो पेड़ है इसमें पानी है, आप इससे पानी पी सकते हो। तब उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी पेड़ पानी कैसे दे सकता है जबकि हम उसे पानी देते हैं। यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने उस पेड़ में थोड़ा सा छेद किया। जैसे ही छेद किया वहां से पानी बहने लगा। फिर उनको लगेगा कि ये शायद पानी पीने के लिए है, नहीं है। तभी आदिवासी उनको बोल रहे थे कि नहीं ये एकदम स्वच्छ है, आप इसको पी सकते हो, और जब भी जंगल में हम काम करते हैं इसको ही पीते हैं। इन्होंने उस पानी का टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद में ये देखा गया कि ये पानी 100% पीने लायक है। ये जो पेड़ है इसको हम इंडियन सिल्वर ओक भी कह सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये क्यों बाकी पेड़ से अलग है। ये पानी देता है, बल्कि पानी लेता भी होगा लेकिन ये देता है। इसमें ऐसा है कि ये जो जाइलम टिश्यू रहते हैं, जनरली जो कोई भी पेड़ में रहते हैं, जिनका काम ये होता है कि रूट से पानी लेना है, और जब वो पत्तों तक पानी चला जाता है तो इवोपरेट होके वो बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जाइलम टिश्यूज में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से ये पानी खुद स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है हमारी आदिवासी जमात जिनके पास में ऐसा एंशिएंट नॉलेज है जो कि कभी हमारे एडवांस नॉलेज से भी आगे हो सकता है, और वो अलाइन विथ नेचर है कि हम प्रकृति के साथ में कैसे रह सकते हैं, और प्रकृति हर एक मोड़ पे, हर एक चीज पे हमें कैसे हेल्प आउट कर सकती है। ये जो आदिवासी जमात है ये सिंपल थिंकिंग और सस्टेनेबल लिविंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए अभी बुलाते ऐसे इंसान को जो कि ये जिन्होंने पूरे भारत देश में सस्टेनेबल लिविंग हर एक कोने में हम कैसे रख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल, एक फाउंडेशन हमारे साथ में रखा। और ऐसे ही अपकमिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन एमसीएल के एमडी और डॉक्टर श्याम गोला। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ।
दोस्तों, जब लक्ष्य बहुत महान होता है तो कोई भी कठिनाइयां, चैलेंज, संकट कुछ भी नहीं लगता। एक बहुत बड़ी स्फूर्ति, एक बहुत बड़ी ऊर्जा ऐसे आती है और हम सब कुछ कर सकते हैं उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे ही कुछ हुआ हमारे स्वतंत्रता के मूवमेंट में। जब हमारी आजादी की लड़ाई थी तब कई लाख लोगों ने अपना पूरा समर्पण उसमें दे दिया। कई हजारों लोगों को ये पता था कि अगर हम वंदे मातरम कहेंगे तो इमीडिएटली सामने ये पुलिस से अंग्रेज हमें मारेंगे, गोली मार सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया क्योंकि वो लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट था, लक्ष्य इतना महान था। और दोस्तों, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ऐसे लक्ष्य के लिए हमने भी अपनी शुरुआत की है। वैसे तो हम इस लक्ष्य के लिए पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एमसीएल की स्थापना है हमने इसी बहुत महान ऐसे लक्ष्य के लिए की है। और वो लक्ष्य है हमारी इस धरती को, हमारी इस कुदरत को, हमारी इस धरती माँ को इस संकट से बचाना। आज एक बहुत बड़े संकट में पूरी दुनिया है। हम ऑलमोस्ट विनाश के कगार पे खड़े हैं। पूरी दुनिया सोच रही है कि अभी कैसे इस संकट से बचे। हर दुनिया में हर देश, यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह से करें। यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट के प्रमुख है उन्होंने तो कहा कि सिर्फ दो साल बचे हैं। अगर 2 साल में हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। इस परिस्थिति में आज हम हैं, लेकिन इस काम के लिए, इस लक्ष्य के लिए हम पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी इस अपने लक्ष्य को साकार करें। दोस्तों, अभी जो हमारा फोकस है कि हमें किस तरह से हमारी इस धरती को बचा सकते हैं, किस तरह से इस संकट को टाल सकते हैं और उससे उबर सकते हैं, इसका सोल्यूशन तैयार करना और वो दुनिया के सामने रखना। दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोच है, वो बाकी किसी दूसरे कंपनी जैसे नहीं है कि हमें इतना प्रोडक्ट तैयार करना है, इतना बेचना है, वैसे नहीं। हमारा फोकस है कि हम दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए ये जो सोल्यूशन है वो दुनिया के सामने रखे, ताकि दुनिया में हर कोई देश है वो इसके ऊपर काम करे, वो इस राह पर चले और धीरे धीरे करके हम इस संकट से बाहर निकले। तो हमारा फोकस है कि हम दुनिया के सामने वो सोल्यूशन वो से रखें। और क्या है वो सोल्यूशन? वो सोल्यूशन है हमारे ये प्रोजेक्ट्स, वो सोल्यूशन है हमारे एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में ये जो संकट छाया हुआ है उसका प्रमुख कारण है ऊर्जा, प्रमुख कारण है एनर्जी। हम जिससे एनर्जी लेते हैं, ये फोसिल फ्यूल्स। इसलिए पूरी दुनिया ट्राई कर रही है, काम कर रही है कि किस तरह से इस फोसिल फ्यूल को छोड़ के हम रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल के ऊपर काम करें। इसलिए सोलार और विंड और बाकी हाइड्रोजन के ऊपर काम करें। लेकिन दोस्तों, हमारे ये जो सोल्यूशन है ये हर तरह की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने वाले सॉल्यूशंस। ये वो सॉल्यूशन है जो आगे के हजारों सालों तक हम कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं है, तो कार्बन निगेटिव सॉल्यूशन है। यानी ये सॉल्यूशन, ये फ्यूल, ये प्रोडक्ट इस तरह से प्रोडक्ट है कि ये ऊर्जा की हमारी जरूरत तो पूरा करेंगे, इस प्रकृति का ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारे जो नेपियर ग्रास है वो इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में जो भी कार्बन छाया हुआ है उसको भी कम करेंगे, उसको भी साफ करेंगे। हमारा जो एमसीएनजी है, ये मीथेन है, ये हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में चलेगा। 2 व्हीलर से लेके बस, ट्रक तक हर कोई पेट्रोल की, डीजल की गाड़ी, उसे हम इस सीएनजी के ऊपर चलने वाली गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर गाड़ी इसके ऊपर चल सकती है। हवाई जहाज से लेके पानी का जहाज, हर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इसके ऊपर चल सकता है। जेट जिसे बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल लगता है, वो भी इसके ऊपर चलता है जब हम इसको एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन में हर कोई जरूरत इसमें हो सकती है। और स्पेशल बात यह है कि उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। ईवी में जब आपको जाओगे तो आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारी हर कोई गाड़ी जो आज फोसिल फ्यूल पे चल रही है उसको हम एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे एमकोल, अभी एमकोल और वैसे एमकोल नहीं, यहाँ आने वाले दिनों में सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एम पिलेट्स तैयार करेंगे। अब ये एम पिलेट है, आपकी हर तरह की इंडस्ट्रियल की जरूरत, हर तरह की कमर्शियल की जरूरत उसको पूरा करेंगे। आपको जो भी बिजली तैयार करनी है, अभी पावर प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, उसको हर जगह ये पूरा कर सकता है। लेकिन उससे भी आगे जाके हमने डिस्कवर किया है क्लीन कुकिंग सिस्टम, एमसीएल कुकिंग सिस्टम। दोस्तों, 40% घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल ही नहीं है, और वहां हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सोल्यूशन दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ये एलपीजी और ये नेचुरल गैस ये भी रिप्लेस करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमने क्या
क्या हमने हमने हम दुनिया के सामने रखने वाले हैं, ये हमारे सॉइल कंडीशनर। दोस्तों ये सॉइल कंडीशनर की बहुत जरूरत है, बिकॉज और एक संकट में दुनिया है और वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जिस तरह से अभी जमीन की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो कैसे आने वाले दिनों में इनके लिए हम अनाज तैयार करें, ये बहुत बड़ा संकट है। और इसके लिए सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं, जब नेपियर ग्रास से हम लोग उस पर बनाएंगे तो ये सॉइल कंडीशनर है, दवाई जैसे काम करेगा और आगे के हजारों साल ये हमारी मिट्टी उतना अनाज जितना हमें चाहिए वो तैयार करेगा। इसी के साथ साथ हम एमएसपी यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स अभी जितने भी एमपीओ है उसमें ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर दुनिया को बता देंगे कि ये पेट्रोकेमिकल से जो चीजें आप बना रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, प्रकृति का भी ख्याल रखेंगे और सर्कुलर इकोनॉमी जिसकी बात हमने पिछली बार की थी उसको तैयार करें। और ये जो सोल्यूशन हमें रखना है, ये सोल्यूशन एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एक एमकोल प्रोजेक्ट या ऐसा कई एमएसपी के ऐसा नहीं करना है। तो हमें कम से कम 200 एमकोल के प्रोजेक्ट करने हैं, हमें कम से कम 25 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने हैं और फिर ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखना। अभी सबके मन में अभी एक चिंता है, सबके मन में एक ख्याल है कि कैसे, किस तरह से, कहाँ है फंडिंग, क्या एमसीए सच में फंडिंग लाएगा, कब लाएगा, कैसे होगा। तो दोस्तों उसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता मत करें, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। हर बार जब भी पिछले कई दिनों से हमने कभी भी इसके ऊपर काम नहीं किया कि कौन सी लायबिलिटी है, कैसे उसको बंद करें। हम हमेशा काम कर रहे थे इस फंडिंग के ऊपर, हम हमेशा काम कर रहे थे कि इस फंडिंग से हमें 200 एमकोल के प्रोजेक्ट, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट अभी इमीडिएटली करने हैं। इतनी जरूरत, इतनी आवश्यकता है और इसलिए फंडिंग पूरी तरह से हो चुकी है और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज वो भी इसी महीने में ही पूरी हो जाएगी। तो जो भी कमिटमेंट हमने किया है उस कमिटमेंट के तहत हम ये फंडिंग आपको और ये लक्ष्य आपके सामने रखेंगे। ये फंडिंग दोस्तों इसकी आगे इस महीने के बाद, ये फंडिंग शुरू होने के बाद ये फिर कॉर्पोरेट जैसे ही काम होगा। आगे के अलग नेक्स्ट पर्व में या नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे तब हमारी कंपनी एक कॉर्पोरेट जैसे ही काम करेगी। फंडिंग को अभी समय लगा क्योंकि इनिशियली बहुत सारी चीजें होती है जो करनी पड़ती है, लेकिन इसके आगे नहीं लगे। इसके आगे जो स्पेशलिस्ट है, जो फंडिंग हाउसेस है, वही वो अपना ख्याल रखेंगे फंडिंग का और जब भी हमें चाहिए वो हमें देते रहेंगे, तो उसकी कभी भी चिंता आने वाले भविष्य में नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस आगे के फेज में ये सभी जो प्रोजेक्ट लगेंगे ये भी लगेंगे कॉर्पोरेट जैसे। ये भी प्रोजेक्ट लगाना, इसको चलाना सभी करेंगे एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, वही इसको चलाएंगे। अभी जो हमारा तरीका था कि प्रमोटर आप करो, आप सीखो, समझो, इनोवेशन करो, ये काम अभी नहीं होगा, बिकॉज बहुत टाइम बाउंड मैनर में और हर पेनी का सही इस्तेमाल करने के लक्ष्य के ऊपर ये सभी लोग काम करेंगे, टीम काम करेंगे और फिर उससे हम समझ सीखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये जो अभी काम करेंगे, हम जिस फेज में एंटर करने वाले हैं, ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट का फेज हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये दवाई बनाने का काम, हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, हम जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, ये आज के तारीख में इस दुनिया को संकट से निकालने की दवाई बनाने का काम है। तो ये बहुत फास्ट अभी आने वाले दिनों में हो। ये है जिस तरह से हम कोरोना के संकट में था, कई सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे कि किस तरह से इसके ऊपर वैक्सीन तैयार करें, लस तैयार करें और इस संकट से दुनिया को निकालें। बस वैसे ही काम होगा हमारे एमकोल और एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स का। आने वाले दिनों में इस विचार से ये प्रोजेक्ट लगेंगे। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब बहुत ही सेकेंडरी हो जाएगी। इतने जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट, हमारा ये सोल्यूशन। और दोस्तों हम एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी दुनिया में जो कैपेबल है ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखने के लिए। क्योंकि बायोफ्यूल कोई बड़ी बात नहीं, बायोफ्यूल कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जो पहली बार हमने किया। लोग सदियों से इसे जानते हैं, लेकिन कई सारे इसके चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम थे जो हमने सॉल्व किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया नेपियर ग्रास के साथ। इनफैक्ट कई सारे ऐसे प्रदेश भी हो सकते हैं कि जहां नेपियर ग्रास की खेती नहीं होगी, तो वहां अलगे से हम कैसे बायोमास तैयार करेंगे, वाटर हाइसिन से कैसे बायोमास तैयार करेंगे, वो पूरी टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। लोग नेपियर ग्रास से एमसीएनजी बनाना जानते हैं, लेकिन वेट बायोमास से
ड्राई एमकोल कैसे बनाना, ये कभी किसी ने काम नहीं किया जो हमने किया। तो नेपियर घास से ये एमपिलेट तैयार करना, ये जो टेक्नोलॉजी और इसकी पूरी मशीनरी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वर्जन के प्रोजेक्ट हमारे लगने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैसे करें, ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से गांव में जाके लोगों को अपने साथ जोड़ के इसको करना है, ये भी बहुत जरूरी था। ये बिजनेस मॉडल, ये मॉड्यूलर प्रोजेक्ट कि एक जगह पे बहुत बड़ी ऐसी रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट नहीं लगाना है, तो हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ऐसे प्रोजेक्ट लगाएंगे तभी स्केल में जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हर प्रोजेक्ट एक ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट है, ये दिखाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले फेज में अगर जरूरत पड़ी कि 10,000 एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगाने हैं, 10,000 एमकोल प्रोजेक्ट लगाने, तो ये 10,000 प्रोजेक्ट लगाने में सबसे काबिल अगर कोई है आज हमारे देश में, पूरे दुनिया में, तो सिर्फ है वो एमसीएल। दोस्तों, अभी ये एमसीएल ये सॉल्यूशन दुनिया को दिखाएगी और किस तरह से आगे जाएगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस महीने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी परिषद हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसी महीने के जून के 3 जून से लेकर 13 जून तक 11 दिन ये परिषद थी। जर्मनी देश में बोन शहर में ये परिषद थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस दुनिया को इस संकट से निकालने का जो नेतृत्व कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन ऐसा संगठन है कि जिसके सभासद सभी देश है, दुनिया के सभी देश सभासद है। और यूनाइटेड नेशन इस पूरी दुनिया के लिए अभी क्लाइमेट चेंज को लेके क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी प्लानिंग, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ यूनाइटेड नेशन डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं अलग अलग एग्रीमेंट्स, चीजें, और उसे फॉलो पूरी दुनिया या पूरे देश करते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट परिषद इस महीने हुई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 1992 में पहली बार इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना शुरू किया। तो 1992 से ये UNFCCC चल रहा है। तो ये बेसिकली कन्वेंशन यानी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो उसके बाद जो कुछ होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये COP, ये सब कुछ जो होता है ये UNFCCC के अंदर होता है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी काम करती है दुनिया में, वो सभी UNFCCC के अंदर ही करती है और होता है। और दोस्तों, हर साल इसी के अंदर, UNFCCC के अंदर ही हर साल दुनिया के सभी देश, क्योंकि दुनिया के सभी देश अभी यूनाइटेड नेशन के सभासद है, सभी देश के राष्ट्र प्रमुख आते हैं मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कॉन्फ्रेंस 2 हफ्ते चलती है और जिसे हम कहते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जहां उस राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यही लोग आते हैं, डेलीगेट नहीं आते, और वो डिस्कस करते सिर्फ एक चीज, और वो है क्लाइमेट चेंज, ये संकट। और दोस्तों, 1992 से लगातार ये चलती आ रही है, हर साल ये COP होती है। सिर्फ कुछ बीच में एग्जेम्पशन या एक्सेप्शन थे बिकॉज ऑफ कोरोना। दोस्तों, अभी यही UNFCCC के 2 बॉडीज है, 2 अलग अलग बॉडीज है। एक बॉडी जो है जिन्हें सब्सिडरी बॉडीज कहते हैं, तो एक उनका समूह जो है, बॉडी जो है, वो बेसिकली बनी है सभी टेक्नोलॉजी, सभी एक्सपर्ट, सभी साइंटिस्ट उनसे। तो पूरी दुनिया के जो जाने माने साइंटिस्ट है, सभी इस बॉडी में काम करते हैं, एक बॉडी में काम करते हैं। और ये सिर्फ इसके ऊपर काम करते हैं कि टेक्निकल चीजें, क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हो रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, क्या स्टेटस है, और फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी जो है, ये सभी एक्सपर्ट्स मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। और दूसरी जो बॉडी है, वो बॉडी है इंप्लीमेंटेशन की बॉडी, एग्जीक्यूशन की बॉडी। और उनका काम क्या होता है कि ये जो टेक्निकल लोग फिर प्रपोज करते हैं कि अभी यहाँ तक ये संकट इतना बढ़ चुका है, जो कुछ जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, और इसे फिर ये करना है, इस तरीके से फिर इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी है, वो है दूसरी बॉडी, इंप्लीमेंटेशन बॉडी, एग्जीक्यूशन की बॉडी। तो ये 2 सब्सिडरी बॉडीज है जो UNFCCC में कंटिन्यूसली काम करती है। और दोस्तों, बेसिकली ये इस महीने का जो सम्मेलन था, जो कॉन्फ्रेंस थी, वो बेसिकली ये सब्सिडरी बॉडीज की है। 60वीं ऐसी कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वो कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली सब कुछ डिसाइड करती है। COP में सभी राष्ट्र प्रमुख आते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के प्रमुख है, वो एग्जीक्यूशन के प्रमुख है, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट है,
यूनाइटेड नेशन में एक्चुअली क्या काम करना होगा, आगे कैसे जाना होगा, किस तरीके से जाना होगा, ये सब कुछ अगर कोई डिसाइड करता है तो ये वो कमिटी है, ये वो सब्सिडियरी बॉडीज है जो एक्चुअली सभी चीजें डिसाइड करती है कि आगे की प्लानिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। यहाँ तक कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा उस साल में, तो उसमें कौन सा एजेंडा होगा, क्या काम हमें करना है, ये सब कुछ जो डिसाइड करती है ये सब्सिडियरी बॉडीज करती है। और ये जो इस महीने की मीटिंग थी, ये 60वीं उनकी ऐसी मीटिंग थी। तो सभी दुनिया का फोकस इसके ऊपर रहता है, क्योंकि यही ये जो बोलते हैं, ये जो टेक्निकल जो फाइनल करते हैं वही ऑलमोस्ट सीओपी में फाइनल होता है। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पे होती है। तो क्या किया उन्होंने फाइनल? तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे ज्यादा चर्चा जिसके ऊपर हुई वो थी क्लाइमेट फाइनेंस। अभी पूरी दुनिया जानती है, सभी एक्सपर्ट, सभी जो इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने सामने रखा है कि अगर हमें इस संकट को रोकना है तो सभी देशों को, स्पेशली डेवलपिंग नेशन जो है और बाकी देशों को, इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले। इनफैक्ट पिछले साल जब G20 की परिषद हमारे देश में थी, तो वहां भी उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि भारत को अगर इस इस क्लाइमेट चेंज से, अगर इस संकट से बाहर निकलना है, तो भारत को $4 ट्रिलियन हर साल लगेंगे और कई साल तक, तब जाके इस संकट से हम लोग निकलेंगे। तो इसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, ये तो सभी को पता है। और यही बात डिस्कस हुई कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, लेकिन फिर आप इतना दे क्यों नहीं रहे, आप इतना पैसा क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन ये चर्चा हुई कि जिनके पास पैसे हैं वो चाहते हैं कि ये पैसे सस्टेनेबल फाइनेंस हो। हम जिस तरह से चंदा तैयार कर रहे हैं, तो चंदा एक लेवल पे दे सकते हैं, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब देना है तो वो सस्टेनेबल फाइनेंस। जैसे आपने यूरोप में देखा कि यूरोप ने एक यूरोपियन ग्रीन डील ऐसी तैयार की है। अभी यूरोप ने इस ग्रीन डील के तहत इतना बड़ा फंड इसके लिए तैयार किया क्लाइमेट के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि, और उन्होंने लिखा भी कि सस्टेनेबल फाइनेंस, यानी इस फाइनेंस से हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हमें रिटर्न मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि आज अगर हम लोग पैसा दे, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये पैसा चलता रहे, तो 4, 5, 6% भी अगर हमें रिटर्न मिलता है हर साल का, तो दैट इज अ सस्टेनेबल फाइनेंस। तो इस ऐसे सिचुएशन में जब एमसीएल के ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एमकोल के प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट है कि उनको जितना चाहिए उनसे बहुत बेहतर हम उन्हें रिटर्न दे सकते हैं। ये सस्टेनेबल फाइनेंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं ये, जो लोग देना चाहते हैं पैसे, और ऐसे बहुत ही अच्छे पोजीशन में आज एमसीएल है। दोस्तों, दूसरी बात हुई लॉस एंड डैमेज फंड। अभी ये फंड की शुरुआत हुई पेरिस एग्रीमेंट के साथ। अभी हम सभी जानते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं हो रही, बाढ़ आ रही है, कई सारे तूफान आ रहे हैं, और तूफान की इंटेंसिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो भी नुकसान होता है, इस नुकसान को भरने के लिए एक पूरी दुनिया के लिए एक लॉस एंड डैमेज का फंड हो, जो यूनाइटेड नेशन के हो, और वो फिर इसको सपोर्ट करे। ये बात हुई एडेप्टेशन की। एक ग्लोबल गोल यूनाइटेड नेशन ने सामने रखा है कि ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। अभी दुनिया में जिस तरीके से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को हमें, हमारी जो एडेप्टेशन है उसको सोखने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, हमारी जो लवचिकता है, रेजिलियंस जो है उसको बढ़ाना है, ताकि हम ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम संभाल सके। तो ये सभी होता है एडेप्टेशन, और जिसे लेकर ग्लोबल गोल ऑफ एडेप्टेशन, यानी कुछ ऐसे देश हैं जो ज्यादा रिस्क में है, ज्यादा वल्नरेबल है, तो कैसे इस वल्नरेबिलिटी को कम करें, ये भी आता है सब एडेप्टेशन के ऊपर। ये भी उस पर चर्चा हुई। बाद में आए मिटिगेशन, कि दुनिया में ये सो क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना सारा नुकसान हो रहा है, तो कैसे उस नुकसान को कम से कम करें। हमें पता है कि ये गांव, ये शहर, और इसको ये पॉसिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो कैसे उसे आज ही उसके ऊपर काम करें। तो मिटिगेशन वर्किंग प्लान, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चर्चा हुई वो थी जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि ये जो फॉसिल फ्यूल छोड़ के अभी हम रिन्यूएबल के ऊपर जा रहे हैं, कितनी सारी कंपनियां काम कर रही, अभी सोलर के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, विंड के ऊपर, ये जब काम कर रही है तो कई सारे लोगों को निकाल दे। इधर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एजिटेशन ये है कि जब भी आप एक काम करो क्लाइमेट चेंज को लेके, जब आप एक ट्रांजिशन, संक्रमण के ऊपर काम करिए, अब लोगों के बारे में भी सोचिए। और ये समस्या अगर हमें लगता है कि भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, ये अमेरिका में है, ये यूके में है,
ये यूरोप में है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम से निकल जा रहे हैं कि जब ऐसा संक्रमण हो रहा है। और ऐसे पोजीशन में एमसेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है कि किस तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट बना रही है, आप देखिए हर लेवल पे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है। हम इस जस्ट ट्रांजिशन का सोल्यूशन देने में ये हमारे प्रोजेक्ट्स, इतना ही नहीं बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा चर्चा हुई आर्टिकल 6 के ऊपर। अभी आर्टिकल 6 क्या है, तो पेरिस एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट है उसका है आर्टिकल 6, और ये है इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, कार्बन मार्केट के बारे में। अभी एक ये बहुत अच्छा जरिया है कि कैसे हम फंड को चैनलाइज कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। जो भी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन ये कार्बन उत्सर्जन कम करने का काम कर रही है, उसको कार्बन क्रेडिट के थ्रू वो फंड मिलता है। अभी इसके भी दो अलग अलग प्रकार है, 6.2, 6.4, यानी एक कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग है और दूसरा सेंट्रलाइज इंटरनेशनल ट्रेडिंग है कार्बन क्रेडिट की। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। और दोस्तों आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा फोकस होने वाला है कार्बन मार्केट। पूरी दुनिया में कार्बन मार्केट कैसे बेहतर हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा फास्ट एफिशिएंटली हम इस कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स में आए जो प्रोजेक्ट्स इस क्लाइमेट को बचाए, इस उत्सर्जन को कम करे। और ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम लोग हैं। एमसीएल जब एक काम कर रही है, आज हम बहुत बड़े पोजीशन में हैं कि आने वाले दिनों में कार्बन क्रेडिट, इनफैक्ट इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा रोल हम लोग प्ले करने वाले हैं। दोस्तों पिछले साल से एक नई संकल्पना की भी शुरुआत हुई। संकल्पना ने रेजोल्यूशन है जिसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। अभी ये रेजोल्यूशन क्या है, तो ये रेजोल्यूशन ये है कि हमें 2030 तक, अभी यूनाइटेड नेशन ने पिछले COP 28 में इसको पारित किया था, तो ये रेजोल्यूशन ये है कि हमें 2030 तक जितना भी इन्वेस्टमेंट अभी रिन्यूएबल्स एनर्जी में हो रहा है उसका कम से कम 3 गुना करना है। और वो भी कब का कहां तक, 2030 तक। दोस्तों यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया जानती है कि आने वाले कुछ साल ही, ये 2-4 साल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेक और ब्रेक के साल है। अगर हमने इस 2-3-4 साल में अगर कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया इरिवर्सिबल मोड पे जा सकती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। आज अभी हम देखेंगे तो फॉसिल के ऊपर अगर 1 ट्रिलियन है तो ऑलमोस्ट 1.75 ट्रिलियन डबल रिन्यूएबल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अभी 1.75 ट्रिलियन का मतलब है 142 लाख करोड़। अभी उसको 3 गुना करना है, यानी 5.25 ट्रिलियन, यानी ऑलमोस्ट 440 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये इंपॉर्टेंट फोकस है ये आने वाले दिनों में जो डिस्कस हुआ। और ये इसके साथ साथ 2030 तक हम जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल करना, ये भी यहाँ डिस्कस हुआ। और ऑफ कोर्स डिस्कस हुआ कि अभी इस COP में क्या एजेंडा हुआ। ये जो COP है आने वाले दिनों में, ये नवंबर में है 11 से लेकर 22 तक। और ये अजरबैजान करके एक देश है, उस देश के बाकू करके एक सिटी है, शहर है, उसमें ये COP होने वाली है। अभी यहाँ क्या एजेंडा होगा, ये सब कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, यही एजेंडा वहां होने वाला है। यही सब फाइनल हुआ। और ये जो देश है इसकी बेसिकली पूरी अर्थव्यवस्था है ऑयल एंड गैस के ऊपर। पिछले बार हमने देखा कि UAE में थी COP 28, तो वो भी अर्थव्यवस्था ऑयल एंड गैस में है। और ये भी अगर अजरबैजान जो देश है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर है, जो बहुत बड़े उत्पादक इसके हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें थी, तो हम क्या करेंगे? देखो मैं आपको बोलता हूँ कि एक तो इस फंडिंग के साथ हमें अपने ये 200 एमकोल 25 MCNG के प्रोजेक्ट पूरे करने, और फिर हमें भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना है हमारे भारत में। ऐसा कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल होगा और जहां पूरे दुनिया के सभी जो स्टेक होल्डर हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी जो इंस्टीट्यूशन है, उनको हम बुलाएंगे और उनके सामने फिर ये सॉल्यूशन रखेंगे। और हमें ये नहीं लगता कि सभी जाके प्रोजेक्ट हम ही करें। हम चाहते हैं कि लोग समझे कि सही रास्ता क्या है सस्टेनेबिलिटी का, सही कार्बन न्यूट्रल, कार्बन निगेटिव फ्यूल कैसे होता है जो हजारों सालों तक चलेगा, किस तरह से एग्रीकल्चर भी हम सस्टेनेबल करेंगे, ये हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे हमारे सभी एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो किस तरह से इस सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को 100% रिप्लेस कर सकते हैं और एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि हमें फंडिंग वगैरह चाहिए, फंडिंग अभी चलती रहेगी, फंडिंग विल बी पार्ट एंड पार्सल, एक वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये जरूरी है दुनिया को सही दिशा में लेके जाने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में कई सारे ऐसे देश होंगे कि जिनके साथ मिलकर हमें काम करना होगा,
जिनके यहाँ एडवाइजर करके आप सभी लोगों को भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। इनफैक्ट हम हमारे देश को लग के जो हमारे देश है, कुछ देश है साउथ एशिया में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इस सारे देशों में तो हमें मिलकर जॉइंट वेंचर में शायद प्रोजेक्ट करने पड़ सकते हैं। बाकी के देशों में जाके जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें होगा। फंडिंग वगैरह तो होगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे जाए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है, वो इसमें होगा। और हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को फिर से सही राह दिखाएगा कि सही दिशा सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो हमें वो करना है और फिर से हमारे देश को उस लेवल तक लेके जाना है जिस लेवल की काबिलियत हम अपने देश की रखते हैं। हमारे देश को हमें फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। जय हिंद, जय MCL। विश्व की अर्थव्यवस्था अभी क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी इन 2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाली, चाहे या न चाहे, जाने या अनजाने, भारत विश्व के हर एक देश को इसी के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तब जाके ये विश्व में जो ये अकराल विकराल समस्या जो अभी हमारे घर तक पहुंच गई है क्लाइमेट चेंज की, उसको हम ठीक कर पाएंगे। और उस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पिलर भारत होगा। और भारत देश में इस अर्थ सबसे बड़ा जो महान काम करने जा रहे हैं वो हम और आप और हमारा MCL है। ये और एक बार सटीक तरीके से श्याम सर ने हमें समझाया है। तो गुड मॉर्निंग MCL परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार और श्याम सर का हमारे सोच पे एक प्रैक्टिकल जोरदार रहा। तो जो लोग आज अनेक सवालों से घिरे हैं, उनको जो दूर की रोशनी दिखाने का काम है वो हर बार श्याम सर करते हैं। आज भी उन्होंने दिखाया कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, जो हमारा फ्यूचर तय करेगा, हमारा फ्यूचर कोर्स तैयार करेगा, हमारी जो आने वाली सदी है उस सदी का रास्ता तैयार करेगा। और रास्ता हमारी सोच से जाता है, हमारे काम से जाता है, और रास्ते का सबसे बड़ा जो पिलर है वो MCL। तो एनवायरमेंट को बचाने की जो पहल है, इस पृथ्वी को बचाने की जो पहल है, इस यूनिवर्स को बचाने की पहल है, वो है MCL। इसी थॉट के साथ जो MCL के में आस्था रखते हैं, MCL के विजन में आस्था रखते हैं, डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलप तो आस्था रखते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करके हमारे MBS, हमारे MSS, हमारे MVPs, हमारे BDAs, प्राइम BDAs एंड द एंटायर फार्मर्स कम्युनिटी बिलीव्स इन MCL। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, फिर एक बार एक अनोखी कहानी हमें सुनाने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, चलिए शुक्रिया अदा करते हैं उस इंसान का जो हमेशा कहते हैं कि भारत को आर्थिक महासत्ता बनाना है, लेकिन भारत को आर्थिक महासत्ता क्यों बनाना है और कैसे, उसका पर्पस क्या है, ये सारी बातें आज फिर एक बार विस्तृत रूप से हमें सिखाने के लिए और बताने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम घोलप सर का। सो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, एंड इट वाज रियली अमेजिंग बिकॉज आज फिर एक बार ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि किस प्रकार से ये जो सपना हमने देखा है ये एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सपने के ऊपर बेतहा भरोसा रखने वाले आप सभी MCL सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे MSS, हमारे सारे MVP और सभी स्टेक होल्डर्स, या दोस्तों इस परिवार के सभी लोग, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाता हूं कि जो सपना हमने मिलकर देखा है वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसलिए इस विश्वास को फिर एक बार बरकरार रखिए और बहुत ही जल्द हम पूरी दुनिया का जो नक्शा है उसे बदल देंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने परिवार का और संपूर्ण MCL परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। Recording stopped.